I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 11th April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming NORCET exam. Our first question is, after menopause, a woman becomes more prone to develop osteoporosis because किसी वुमेन में मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन के डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? फॉल इन एलएच लेवल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल का कम हो जाना। ऑप्शन बी, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाना। ऑप्शन सी, फॉल इन एफएसएच लेवल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाना। या फिर ऑप्शन डी, फॉल इन एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाना। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन हार्मोन का कम हो जाना। वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज का मतलब है किसी भी वुमेन में परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना मेनोपॉज कहलाता है। किसी भी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत 15 साल की उम्र में होती है। इसे मेनार्की कहा जाता है। 15 साल से लेकर 45 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है और ये जब रुक जाए यानी 45 साल की उम्र होने पर इसे मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज के होने पर फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल कम होने के कारण बोन का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो फॉर्मेशन की तुलना में बढ़ जाता है। किसी भी बोन के निर्माण से ज़्यादा अगर उसके ह्रास का प्रोसेस यानी उसके रीअब्जॉर्प्शन, उसके टूटने का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से हो, तो इससे बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर बोन का टूटना ही ऑस्टियोपोरोसिस है। एक बार फिर से समझिएगा, बोन के निर्माण की प्रक्रिया की तुलना में बोन के डिस्ट्रक्शन या ह्रास की जो प्रक्रिया होती है, रीअब्जॉर्प्शन जिसे बोलते हैं, उसका ज़्यादा तेज़ी से होना एस्ट्रोजन की कमी से होता है और इसकी वजह से बोन्स के अंदर होल्स बन जाते हैं, छोटे-छोटे पोर्स बन जाते हैं, यही कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस है। जैसे कि मान लीजिए ये किसी वुमन की कोई बोन है, बॉडी बोन है। अब इस बोन के अंदर जब तक कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में है तब तो ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हुई, इसके अंदर से जो कैल्शियम है उसकी मात्रा कम होने लगी और इस बोन के अंदर जगह-जगह छोटे-छोटे खड्डे बन गए। इस कंडीशन को ही हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। ऑस्टियो शब्द का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है छोटे-छोटे होल, यानी बोन के अंदर छोटे-छोटे से होल बन जाना जिसके कारण हड्डी कमजोर हो जाए और थोड़ा भी स्ट्रेस आते ही आसानी से टूट जाए, तो ये कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। इस कंडीशन के होने पर हम क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम वाला फूड सब्सटेंस लेने के लिए कहते हैं। इसके अलावा विटामिन डी जो कि कैल्शियम को इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब करवाता है, उसकी भी मात्रा ज़्यादा लेने के लिए कहते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज़ करवाने के लिए कहते हैं ताकि बोन के अंदर कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा डिपोज़िशन हो सके। ये सब चीज़ें करके हम वुमेन में काफ़ी हद तक ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन को रोक सकते हैं। आइए एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में भी कुछ पॉइंट्स रैपिडली रिवाइज कर लेते हैं। फीमेल्स की बॉडी में प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन एस्ट्रोजन है, या यूं कह सकते हैं आप कि फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर्स का डेवलपमेंट होना, ये सभी एस्ट्रोजन के कारण ही होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो फीमेल्स में ओवरीज के अंदर होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन बाय ओवरीज होता है, लेकिन इसका कुछ अमाउंट एड्रिनल ग्लैंड्स भी सिक्रीट करती हैं। मेल्स के अंदर टेस्टिस द्वारा इस एस्ट्रोजन हार्मोन को बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस, वेजाइनल ड्राइनेस जिसे वेजिनाइटिस कहते हैं और हॉट फ्लैशेस जैसी कंडीशन हो सकती है।
इन सभी कंडीशन के होने पर हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में एस्ट्रोजन देकर इस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोनल थेरेपी हर पर्सन के लिए सेम नहीं होती, इसमें बहुत सारी सावधानियां रखनी होती हैं, इसलिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर से प्रॉपर एडवाइस लेकर ही इसे यूज करना चाहिए। एस्ट्रोजन हार्मोन जिन फीमेल्स के अंदर लंबे समय तक बॉडी में ज़्यादा रहता है, उनके अंदर एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आदि होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कमसीजन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। सर्कमसीजन नाप का जो ऑपरेशन है, सर्जरी है, वो किसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? एपिस्पाडियासिस के लिए, हाइपोस्पाडियासिस के लिए, क्लेफ्ट लिप पैलेट के लिए या फिर फिमोसिस कंडीशन के लिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फिमोसिस कंडीशन के लिए। आइए वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ऑप्शन ए और बी के अंदर जो कंडीशंस बताई गई हैं, एपिस्पैडियासिस और हाइपोस्पैडियासिस, ये दोनों ही कंजेनाइटल कंडीशंस हैं, यानी कि जन्म के साथ ही मौजूद होने वाली कंडीशंस हैं, जन्मजात कंडीशंस हैं। इनके अंदर जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, यानी जहाँ से बॉडी के बाहर यूरिन पास किया जाता है, वो ओपनिंग किसी एबनॉर्मल जगह पर पाई जाती है। ये कंडीशन एपिस्पाडियासिस या हाइपोस्पाडियासिस नाम से जाना जाता है। अगर यूरिथ्रल ओपनिंग पेनिस के अपर साइड में पाई जाए, तो ये कंडीशन अपर एपिस्पैडियासिस के नाम से जानी जाती है। और अगर यूरिथ्रल ओपनिंग पेनिस के नीचे की तरफ पाई जाए, तो इसे हम हाइपोस्पैडियासिस के नाम से जानते हैं। अब एपिस्पैडियासिस और हाइपोस्पैडियासिस अगर किसी क्लाइंट को हो जाए, तो उसके अंदर यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ यूरिन रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शन उसको हो सकता है। और इन दोनों ही कंडीशन के ट्रीटमेंट की यदि बात की जाए, तो इसमें सर्जरी करवानी पड़ती है, जिसमें जिस जगह पर नॉर्मली यूरिथ्रल ओपनिंग होनी चाहिए, उस जगह पर सर्जरी द्वारा एक ओपनिंग बनाई जाती है और प्रीवियस एबनॉर्मल ओपनिंग को टिश्यू ग्रो करवाकर कवर किया जाता है। ये इसका मैनेजमेंट है। एपिस्पैडियासिस और हाइपोस्पैडियासिस मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये हो सकता है। ऑप्शन सी के अंदर क्लेफ्ट पैलेट कंडीशन दी गई है। ये भी एक कंजेनाइटल कंडीशन है। इसके अंदर बच्चे के माउथ का जो रूफ पार्ट होता है, जिसे आप पैलेट वाला हिस्सा बोलते हैं, वहाँ पर एक एबनॉर्मल ओपनिंग मौजूद होती है। यानी बच्चे का माउथ के अंदर जो तालू वाला पार्ट होता है, यानी कि जो पैलेट वाला रीजन होता है, ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, यहाँ पर ओपनिंग मौजूद होती है, तो इसे हम क्लेफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन के होने पर बच्चे के द्वारा फीडिंग में डिफिकल्टी फेस की जाती है, बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता और उसे डेंटल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। क्लेफ्ट पैलेट को हम सर्जिकल प्रोसेस द्वारा रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी के बाद बच्चों को स्पीच थेरेपी दी जा सकती है, डेंटल केयर दी जा सकती है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, ताकि सब कुछ इस एरिया से संबंधित स्ट्रक्चर्स में नॉर्मल रहे। अब हम फाइनली बात करते हैं फिमोसिस के बारे में। फिमोसिस वह कंडीशन है जिसमें पर्सन अपने पेनिस की स्किन को चाहकर भी रिट्रैक्ट नहीं कर पाता। यानी पेनिस की स्किन यदि पेनिस के अपर पार्ट पर उसने फोल्ड कर ली, तो वो उसे वापस नॉर्मल नहीं कर पाता, या नॉर्मली प्लेस्ड स्किन को वो ऊपर वाले हिस्से की तरफ मूव नहीं कर पाता। ये चीज फिमोसिस कहलाती है। इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अगर क्लाइंट को फिमोसिस जैसी कंडीशन है, तो उसके अंदर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि जब स्किन आगे यूरिथ्रा के कांटेक्ट में रहेगी, तो वहां पर यूरिनेशन के बाद यूरिन का स्टेसिस होगा, जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ और इन्फेक्शन आदि होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा
यूरिन पास करने में भी उसे डिफ़िकल्टी होगी, साथ ही साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी पेन महसूस हो सकता है। ये सभी यहाँ पर कंडीशंस हैं जो कि पर्सन को फेस करनी पड़ सकती हैं। इस सिचुएशन के अंदर हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर्जिकल करेक्शन, जिसे हम सर्कमसिजन के नाम से जानते हैं, यानी कि सर्जरी द्वारा इस हिस्से को हम काट कर हटा देते हैं। जब तक सर्जरी नहीं होती तो हम क्लाइंट को स्टेरॉइड क्रीम्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि स्किन को लूज़ रखती हैं और क्लाइंट में कुछ हद तक सिम्पटम्स कम रहते हैं। आइए रैपिडली एबीजीज़ की वैल्यू को रिवाइज़ कर लेते हैं। ब्लड पीएच नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 से 7.45 के बीच में। PaO2 की नॉर्मल वैल्यू है 75 से 100 mm ऑफ Hg। PaCO2 है 35 से 45। HCO3 यानी बाइकार्बोनेट होता है 22 से 26 और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है 95 to 100%। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question is, nurse found a patient collapsed during ward round, which is initial nursing intervention. वार्ड में राउंड के दौरान आपको एक पेशेंट जमीन पर गिरा हुआ बेहोशी की हालत में मिलता है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन ए स्टार्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन बी चेक पल्स, ऑप्शन सी स्टार्ट सीपीआर, ऑप्शन डी नोटिफाई द फिजिशियन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चेक पल्स। जब भी क्लाइंट को आप अनकॉन्शियसली पाते हैं तो सबसे पहले आप क्लाइंट को जगाने की कोशिश करें, शाउट आउट दें कि हेलो आप कौन हैं। अगर क्लाइंट रिस्पॉन्स ना दे तो फिर तुरंत उसका रेस्पिरेशन और पल्स का असेसमेंट किया जाता है। अगर पल्स रेस्पिरेशन नहीं है, क्लाइंट बेहोश है, तो तुरंत हमें बिना देर गवाए सीपीआर शुरू कर देना चाहिए। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। यहाँ पर गौर कीजिएगा, सीपीआर शुरू करने से पहले हमने क्लाइंट में पल्स है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट किया है। तो हमेशा आपको पहले पल्स का असेसमेंट करना है और उसके बाद में सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर को कई बार हम बेसिक लाइफ सपोर्ट या एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और सीपीआर परफॉर्म सही समय पर यदि कर दिया जाए तो कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन वाले पेशेंट को बचाया जा सकता है। सीपीआर के दौरान जब आप चेस्ट कंप्रेशंस देंगे तो उसका जो रेट है वो 100 से 120 कंप्रेशंस पर मिनट आपको देने हैं, यानी 1 मिनट में 100 से 120 बार उसके चेस्ट को कंप्रेस करना है, दबाना है। इसके अलावा जब भी आप कंप्रेशंस करें तो इसके लिए आपको चेस्ट एरिया को कम से कम 2 इंचेस तक अडल्ट्स में दबाना है। यानी कि जब आप कंप्रेशन करेंगे तो आपके फोर्स लगाने पर जो क्लाइंट का चेस्ट है वो कम से कम 2 इंच नीचे दबना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर डेप्थ में जाना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप कंप्रेशंस दें तो हर 30 कंप्रेशन पर एक रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, यानी माउथ टू माउथ, या अगर कोई इक्विपमेंट है एम्बू बैग आदि तो उससे आपको रेस्पिरेशन उसको देना है। 30 कंप्रेशन, एक वेंटिलेशन, इस तरह से आपको रेस्क्यू ब्रीथ उसको देनी है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लाइंडनेस कैन बी सीन इन, इनमें से किस डिजीज के होने पर ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी पर्सन को दिखाई देना बंद हो सकता है? मीजल्स, मम्स, रूबेला, या फिर इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मीजल्स। मीजल्स डिजीज को आप रूबीओला के नाम से भी जानते हैं। इसे आप रूबी ओला के नाम से भी जानते हैं।
आइए जान लेते हैं किस प्रकार से मीजल्स के पेशेंट को ब्लाइंडनेस डेवलप होती है। क्लाइंट को मीजल्स डिजीज हुआ। मीजल्स डिजीज के होते ही क्लाइंट के आईज का जो कंजक्टिवा वाला पार्ट होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है ड्यू टू द इन्फेक्शन, और ये कंडीशन कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानी जाती है। अब इस कंडीशन के होने के बाद क्लाइंट का जो आईज का सबसे आगे वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिससे हम देख पाते हैं, यानी कॉर्निया, इसके अंदर भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ये चीज को केराटाइटिस के नाम से जाना जाता है। अब इन्फ्लामेशन के बाद धीरे धीरे इसके अंदर स्कार फॉर्मेशन होने लगता है, अल्सर फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे कि जो कॉर्निया है वो क्लाउडी हो जाता है, यानी उस पर एक परत चढ़ जाती है जो कि हमें देखने में रुकावट पैदा करती है। इसे हम कॉर्नियल ओपेसिटी के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे फिर ये ओपेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि क्लाइंट को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, और यही चीज़ ब्लाइंडनेस है। होपफुली आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्लाइंट को मीजल्स का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हुई, फिर कॉर्निया प्रभावित हुआ जिससे वहाँ इन्फ्लामेशन हुई, फिर कॉर्निया में स्कार फॉर्मेशन हो गए जिससे कॉर्निया की क्लाउडिंग हुई, और फाइनली कॉर्निया इतना ज़्यादा क्लाउड हो गया कि पर्सन देख ही नहीं पा रहा है और क्लाइंट को ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन हो गई। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब क्लाइंट को मीज़ल्स होता है तो उसके अंदर विटामिन ए की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी कहीं न कहीं कंजक्टिवा और केराटाइटिस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मम्प्स डिज़ीज़ की। मम्प्स डिज़ीज़ जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, और इस इन्फेक्शन के अंदर आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रभावित होती हैं, जिसे आप पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसी वजह से ये डिजीज़ पैरोटाइटिस कंडीशन के रूप में जाना जाता है। रूबेला रूबेला जो कंडीशन है इसे आप जर्मन मीज़ल्स के नाम से जानते हैं। जर्मन मीज़ल्स जर्मन मीज़ल्स के नाम से जानते हैं, और अगर किसी बच्चे को कंजेनाइटल रूबेला कंडीशन है, यानी जन्मजात रूप से जर्मन मीज़ल हुआ है, तो उस केस में इस बच्चे को कैटरैक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकती है, लेकिन ब्लाइंडनेस नहीं होता। ब्लाइंडनेस सिर्फ मीज़ल्स के कारण ही होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड एक्सेप्ट। सर्वाइकल कैंसर होने पर प्राइमरी प्रिवेंशन में किसे इंक्लूड नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए रेडियोथेरेपी, ऑप्शन बी अवॉइडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज बिफोर द एज ऑफ 15, ऑप्शन सी यूज ऑफ बैरियर मेथड सच एज कॉन्डम ड्यूरिंग द अर्ली इंटरकोर्स, ऑप्शन डी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडीज। इस क्वेश्चन का आंसर करते समय आपको 2 पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देना है, अदरवाइज आप गलत कर सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी प्रिवेंशन होता क्या है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है किसी क्लाइंट में किसी डिजीज का रिस्क फैक्टर आ चुका है, लेकिन अभी उसमें वो डिजीज नहीं हुआ है, और इसमें जो इंटरवेंशंस की जाती हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाती हैं। पेशेंट फीमेल है, उसकी यंग एज है, तो इस सिचुएशन में उसके अंदर यदि अर्ली एज के अंदर मैरिज हो जाएगी तो अर्ली एज में इंटरकोर्स होगा, तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये चीज़ हम करेंगे कि बच्चे की जो मैरिज है उसे 15 साल से पहले अवॉइड करेंगे। इसके अलावा अगर अर्ली एज में इंटरकोर्स होता भी है तो हम बैरियर मेथड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कॉन्डम। दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड। थर्ड है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि ज़्यादातर ये जो सर्वाइकल कैंसर है 30 की उम्र के बाद होता है,
तो हम 30 साल से उम्र जिनकी भी बड़ी होती है, उन्हें रेगुलरली सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते रहने के लिए एडवाइस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लाइंट को बेसिकली इन तीनों चीज़ों की एडवाइस देंगे और ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन-सी ऑप्शन प्राइमरी प्रिवेंशन में इंक्लूड नहीं की जाती, एक्सेप्ट वर्ड का ख़्याल रखना दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। रेडियोथेरेपी जो है उस समय इस्तेमाल की जा सकती है जब क्लाइंट को सर्वाइकल कैंसर हो जाए। कैंसर होने के बाद उसके इलाज के लिए आप चाहें तो अ, रेडियोथेरेपी यूज़ करें, सर्जरी यूज़ करें, कीमोथेरेपी यूज़ करें या फिर इन तीनों को मिलाकर एक साथ यूज़ करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सर्वाइकल कैंसर बेसिकली सर्विक्स एरिया में पाया जाने वाला कैंसर है। यूट्रस का जो सर्विक्स पार्ट होता है, उसमें जो कैंसर होता है, उसे सर्वाइकल कैंसर के नाम से जाना जाता है और इस कैंसर का जो कॉज़ है, मोस्ट कॉमन कॉज़ जिसे हम मानते हैं, वो होता है अ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अगर किसी फीमेल को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो जाए और वो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले, तो उसमें आगे जाकर सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इस एचपीवी इस सर्वाइकल कैंसर डिजीज़ के होने पर वुमेन के अंदर एब्नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन हो सकता है और पेल्विक पेन लगातार रह सकता है। ये 3 इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स हैं जो कि यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हम इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवा सकते हैं जो कि हाईली इफ़ेक्टिव है और 30 एज के बाद रेगुलरली इस डिज़ीज़ की स्क्रीनिंग करवाकर या फिर इस डिज़ीज़ को अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट करके भी हम इस डिज़ीज़ से अ, फ्री हो सकते हैं, प्रॉपर्ली इसे ट्रीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेन सिम्पटम ऑफ कैटरैक्ट पेशेंट इज़ किसी कैटरैक्ट वाले पेशेंट के मेन सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? एक्यूट पेन इन आई, स्पॉट फ्लॉट ऑन लेंस, ओपेसिटी, पेरिफेरल विजन लॉस। द राइट आंसर इज ओपेसिटी। किसी पर्सन के आई लेंस के अंदर यदि ओपेसिटी हो जाए यानी कि उस पर किसी सब्सटेंस का जमाव हो जाए जिससे क्लाइंट को धुंधला दिखाई दे, वो साफ देख नहीं पाए, तो ये कंडीशन कैटरैक्ट कहलाती है। कैटरैक्ट एक एज रिलेटेड आई कंडीशंस है जिनके अंदर क्लाइंट को अ, धुंधला दिखाई देता है और अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाए तो पर्सन कंप्लीटली ब्लाइंड भी हो सकता है। इंडिया के अंदर अडल्ट्स में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण कैटरैक्ट ही है और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण कौन-सा है, तो आप बता सकते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी। कैटरैक्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर में एज, जेनेटिक्स, स्मोकिंग, मेडिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज़, स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। कैटरैक्ट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम स्लिट लैंप एग्ज़ामिनेशन करवा सकते हैं, विजुअल एक्यूटी टेस्ट टेस्ट के दौरान इसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, कंप्रेहेंसिव आई एग्ज़ामिनेशन के दौरान भी इसे हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। कैटरैक्ट के ट्रीटमेंट के लिए हम क्लाइंट को सर्जरी सजेस्ट करते हैं जो कि क्लाइंट के आईज़ में मौजूद अफ़ेक्टेड लेंस को निकाल कर नए लेंस द्वारा रिप्लेस करने के बाद की जाती है। यानी कि जो लेंस खराब हो चुका है, उसे सर्जरी द्वारा निकाल कर नया लेंस लगा देना कैटरैक्ट का सर्जिकल मैनेजमेंट है। और इस ऑपरेशन के बाद क्लाइंट को किसी भी प्रकार की हेवी एक्टिविटी करने से मना किया जाता है। क्लाइंट को अ, ब्लैक कलर के आई ग्लासेस पहनने के लिए कहा जाता है ताकि उसमें डायरेक्ट लाइट ना जाए और क्लाइंट को लेटने, आराम करने के लिए हैवी थिंग्स को उठाने से मना कर किया जाता है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। इनमें से किस ईयर में अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी?
1948 में, 1956 में, 1977 में या फिर 1978 में? This question was asked previously in nursing recruitment exam so many times, it is important. The right answer is option D, in 1978. अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस 1978 के अंदर हुई थी। और अगर पूछ ले आपसे कि कहाँ हुई थी तो आप बता सकते हैं यूएसएसआर के अंदर। यूएसएसआर क्या है? ये रशिया का ही अ, भाग था। मतलब रशिया पहले बहुत बड़ा कंट्री था, बाद में इसके डिविजन्स हुए। तो जब रशिया पूरी तरह से एक था तो उसे यूएसएसआर कहा जाता था। इसका फुल फॉर्म चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इस प्राइमरी इस अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीटिंग के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर और इसके सभी एलिमेंट्स को डिसाइड किया गया था। यहीं पर प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट दिया गया था एंड एलिमेंट्स। प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए और इसके क्या एलिमेंट्स हैं, ये सभी यहाँ दिए गए थे। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने अपना हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी गोल भी यहीं पर बनाया था। हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि हम ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे कि वर्ष 2000 तक सभी को प्राइमरी हेल्थ केयर मिलने लगेगी। ये तीनों चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लोडिंग डोज ऑफ इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट? मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग की लोडिंग डोज कितनी होती है? 10 to 20 ग्राम्स, 4 to 6 ग्राम्स, 8 to 14 ग्राम्स या 5 to 10 ग्राम्स? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लोडिंग डोज क्या होता है। लोडिंग डोज का मतलब होता है किसी भी मेडिसिन को जब शुरू किया जाता है तो उस मेडिसिन को जिस पर्पस से दिया जाना है उस पर्पस को जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए मेडिसिन की हाई डोज दी जाती है। इसे लोडिंग डोज कहते हैं। मान लीजिए क्लाइंट को हाई फीवर है और आपने पैरासीटामोल की शुरुआत में हाई डोज दे दी ताकि उसका ब्लड में पैरासीटामोल ड्रग का लेवल मेंटेन हो जाए जल्दी से जल्दी और क्लाइंट का फीवर कम हो जाए। अब इसके बाद जो पैरासीटामोल की आप दूसरी डोजेस देंगे वो कम देंगे। इस तरह से सिंपली आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये चीज मैग्नीशियम सल्फेट के एस्पेक्ट में सबसे सटीक बैठेगी, क्योंकि लोडिंग डोज ज्यादा उन मेडिसिन के अंदर होती है जिनकी हाफ लाइफ का समय ज्यादा होता है, लंबे समय तक जिनका ब्लड के अंदर लेवल मेंटेन रहता है, उनके लिए ये शब्द हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी लोडिंग डोज कितनी होती है। यस, एक्सीलेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 4 to 6 ग्राम्स। जब भी क्लाइंट को हम मैग्नीशियम सल्फेट शुरू करते हैं तो इसकी लोडिंग डोज जो होती है वो 4 to 6 ग्राम 4 to 6 ग्राम आईवी ओवर 20 मिनट्स के हिसाब से दी जाती है। यानी शुरुआत में 20 मिनट के अंदर इस डोज को एडमिनिस्टर किया जाता है और उसके बाद जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस कम होने लगते हैं फिर इस डोज की मेंटेनेंस डोज को शुरू किया जाता है। और जो मेंटेनेंस डोज होती है वो अराउंड 2 to 4 ग्राम पर आवर आईवी के हिसाब से दी जाती है फॉर 12 to 24 आवर्स, जैसा आवश्यकता होती है उसके हिसाब से।
मैग्नीशियम सल्फेट हमारे बॉडी के अंदर दो कंडीशंस में यूजफुल हो सकती है। पहला, अगर कोई प्री एक्लेम्शिया की पेशेंट है, वो एक्लेम्शिया में ना कन्वर्ट हो जाए, इसे रोकने के लिए यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा जो मैग्नीशियम सल्फेट है, एक टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में भी काम करता है, जो कि किसी भी वुमेन में प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए इफेक्टिव माना जाता है। इसकी इस ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम एज अ एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से ये सभी पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज retaining permanent change in behavior that occurs as a result of prior experience is known as। किसी पर्सन के द्वारा एक्सपीरियंस से उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंज का आना क्या कहलाता है? एजुकेशन, एप्टीट्यूड, लर्निंग, इंटेलिजेंस। प्रियर एक्सपीरियंसेस से बिहेवियर में आया परमानेंट चेंज लर्निंग कहलाता है। किसी भी चीज़ को जब आप लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो सीखने के बाद आप में एक नई स्किल आती है या फिर आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है जिससे आपका जो बिहेवियर है वो डेवलप होता है। यही चीज़ लर्निंग कहलाती है। लर्निंग इज़ द परमानेंट change into the behavior or skill based on the previous experience। Next question is, which of the following techniques during IM injection helps to prevent the leakage of medication from the tissue? इन चारों ऑप्शंस में से किस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप इंजेक्शन के बाद मेडिसिन के बैकवर्ड लीकेज को रोक सकते हैं? ऑप्शन ए, मसाजिंग द स्किन विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाने से पहले स्किन के ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाकर। ऑप्शन बी, स्ट्रेचिंग द स्किन, स्किन को स्ट्रेच करके खींचकर। ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेशन एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, हम 90 डिग्री एंगल से मेडिसिन को डिलीवर करें। ऑप्शन डी, स्लो पुश ऑफ इंजेक्शन, मेडिसिन को धीरे धीरे बॉडी में पुश करें। किस मेथड का इस्तेमाल करके बैकवर्ड लीकेज ऑफ ड्रग को, मेडिसिन को रोका जा सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन। जो मेडिसिन ऑयल बेस्ड सब्सटेंस से तैयार होती हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन देरी से होता है या फिर स्किन में इरिटेशन कर सकती हैं या फिर स्किन में स्टेन कर सकती हैं, उन सभी मेथड्स को हम स्किन को स्ट्रेच करके बॉडी में डिलीवर करते हैं इंजेक्शन के थ्रू। और इंजेक्शन लगाने का ये तरीका जेड ट्रैक टेक्निक के नाम से जाना जाता है। इंजेक्शन को लगाने से पहले हम क्लाइंट की स्किन को एक डायरेक्शन में पुल करके रखते हैं और फिर इंजेक्शन इंसर्ट करके मेडिसिन डिलीवर करते हैं। जैसे ही इंजेक्शन वहां से आप निकालते हैं, तुरंत आप स्किन को छोड़ देंगे। अब ये स्किन अपनी नॉर्मल जगह पर आ जाएगी और इस जगह पर एक जेड ट्रैक बन जाएगा, जिसके बनने के कारण जो मेडिसिन है वो वापस से बाहर नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कलेक्ट अ सर्वाइकल स्मीयर? इनमें से किसकी मदद से आप सर्वाइकल स्मीयर कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सर्विक्स एरिया से सैंपल ले सकते हैं, मटेरियल सैंपल ले सकते हैं? कॉल्पोस्कोप, वेजाइनोस्कोप, आयर्स स्पैचुला या फिर पाइपर्स फॉरसेप? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आपने हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान इस तरह की स्ट्रक्चर वाला इक्विपमेंट देखा होगा, यही एयर्स स्पैक्यूला कहलाता है।
मोस्टली ये वुडन का हो सकता है। इस एयर्स स्प्यूला की मदद से हम सर्विक्स एरिया के अंदर से बैक्टीरियोलॉजिकल या साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए सैंपल ले सकते हैं। किसी फीमेल को अगर कोई पेरिनियम एरिया का इन्फेक्शन है तो वहाँ पर हम वेजाइनल म्यूकोसा, सर्विक्स या सर्वाइकल कैनाल एरिया से सैंपल लेना चाहते हैं तो इसके लिए अयर्स स्पेक्युला का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ऑप्शन डी के अंदर जो पाइपर्स फोर्सेप्स दिया गया है, इसकी मदद से हम अगर बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में है यानी बटक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन में है तो उसके हेड को डिलीवर करवा सकते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन वाले प्रोसेस में बच्चे के हेड को डिलीवर करवाने के लिए पाइपर्स फोर्सेप का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस फोर्सेप का इस्तेमाल करते हुए जब हम बच्चे के हेड को डिलीवर कराते हैं तो इससे बच्चे के हेड एरिया में इंजरी नहीं होती या इंजरी होने की बहुत कम संभावना होती है। ऑप्शन ए के अंदर बताया गया जो कॉल्पोस्कोप नाम का इक्विपमेंट है, इसकी मदद से हम सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा एरिया को डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। इसकी मदद से डायग्नोसिस हो सकते हैं या फिर थेराप्यूटिक पर्पस से थेराप्यूटिक पर्पस के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजाइनोस्कोप की बात की जाए तो ये ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल इक्विपमेंट होता है जिसके आगे लेंस और लाइट सोर्स लगा होता है। इसकी मदद से हम वेजाइनल एरिया का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वेजाइना में कैसा इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, डिस्चार्ज का क्या कारण है, इन सभी बातों का पता इस वेजाइनोस्कोप से हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज height of uterus at level of umbilicus at which period of gestation? प्रेगनेंसी के किस समय पर जो यूट्रस की फंडल हाइट होती है वो अम्बिलिकस पर होती है यानी कि नाभि के लेवल पर होती है? 16 सप्ताह पर, 24 सप्ताह पर, 28 सप्ताह पर या फिर 32 सप्ताह पर? इन सभी ऑप्शंस के हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 वीक्स पर। आइए डिफरेंट गेस्टेशनल एज पर फंडल हाइट कहाँ पर होती है इसे जान लेते हैं। 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी के समय जो फंडल हाइट होती है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस एरिया पर होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन के जस्ट ऊपर होती है। 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर फंडल हाइट सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के बीच में होती है, यानी हमारी नाभि और पेल्विस की जो आगे वाली बोन है इन दोनों के बीच में फंडल हाइट होती है। 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने पर जो फंडल हाइट है वो अम्बिलिकस लेवल पर पाई जाती है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर 20 सप्ताह नहीं दिया गया था इसलिए हमने इसे 24 वीक मानकर आंसर दिया है। तो याद रखिएगा 20 सप्ताह की गेस्टेशनल एज पर यानी प्रेगनेंसी पीरियड पर जो फंडल हाइट होती है वो अम्बिलिकस के लेवल पर होती है, नाभि के लेवल पर होती है, नेवल के लेवल पर होती है। किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। 24 वीक का जब गेस्टेशनल पीरियड होता है तो हाफ वे बिटवीन अम्बिलिकस एंड जिफॉइड प्रोसेस, लोअर एंड ऑफ द ब्रेस्ट बोन। अब आपकी जो अम्बिलिकस है, नाभि है और स्टर्नम बोन का जो नीचे वाला तीखा नुकीला पार्ट है जिसे आप जिफॉइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं, इन दोनों के बीच में फंडल हाइट होती है 24 सप्ताह पर। 28 सप्ताह पर जस्ट बिलो द जिफॉइड प्रोसेस, 32 सप्ताह पर एट द लेवल ऑफ जिफॉइड प्रोसेस, 36 वीक पर हाफ वे बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड द बॉटम ऑफ द स्टर्नम। अब 32 सप्ताह तक तो हाइट जो है जिफॉइड प्रोसेस तक पहुंच गई। अब 36 सप्ताह से वापस जो फंडल हाइट है नीचे की तरफ बच्चे के शिफ्ट हो जाने के कारण धीरे धीरे कम होने लगती है और इसे हम वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। और इस एज पर वुमेन को रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो डिफिकल्टीज हो रही थी वो ठीक होने लगती हैं।
ये साइन मोस्टली बच्चे की डिलीवरी से लगभग एक महीने पहले देखने को मिलता है। एक्सक्यूज मी फॉर दैट, इट इज 1 मंथ prior टू डिलीवरी डेट। 40 वीक्स के गेस्टेशनल पीरियड पर एट द बॉटम ऑफ स्टर्नम ऑल्सो नोन एज जिफॉइड और जिप स्टर्नम, फिर ये हाइट जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होती ही चली जाएगी। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा 20 वीक और 36 वीक पर कहाँ पर हाइट होती है, इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse is assessing a laboring client who is morbidly obese. The nurse is unable to determine the fetal position. Which is the most accurate method of determining fetal position in this client? नर्स किसी मॉर्बिडली ओबेस पेशेंट में यानी हल्के मोटे पेशेंट के अंदर क्लाइंट लेबर के दौरान फीटस की पोजीशन को पता नहीं कर पा रही है। इस सिचुएशन में कौन सा मेथड मोस्ट एक्यूरेट इस फीटल पोजीशन को बताने के लिए पता करने के लिए नर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए इंस्पेक्शन ऑफ द फीटल एब्डोमेन, ऑप्शन बी पाल्पेशन ऑफ एब्डोमेन, ऑप्शन सी वेजाइनल एग्जाम, ऑप्शन डी यूएसजी। फीटस से रिलेटेड इस सिचुएशन में जो भी आपको जानकारी पता करनी है उसके लिए यूएसजी प्रोसीजर सबसे एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। यूएसजी का फुल फॉर्म है अल्ट्रासोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज symptoms of Staphylococcus aureus poisoning occurs within how many hours of food ingestion? अगर किसी क्लाइंट ने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया से कंटेमिनेटेड फूड सब्सटेंस इनटेक किया तो इस क्लाइंट में फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स कितने घंटों में आ जाएंगे? 6 से 8 घंटे में, 2 से 4 घंटे में, 5 से 12 घंटे में या फिर 12 से 36 घंटे में? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 2 to 4 आवर्स। अगर क्लाइंट ने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से कंटेमिनेटेड फूड सब्सटेंस इनटेक कर लिया है तो ये बैक्टीरिया जैसे ही क्लाइंट के स्टमक में पहुंचेगा इनके द्वारा टॉक्सिन्स बनाए जाएंगे यानी पॉइजन बनाए जाएंगे और इन पॉइजन्स के कारण गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिफिकल्टी शुरू हो जाएगी और इसके सिम्टम्स के रूप में सबसे पहले डायरिया या फिर वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है या डायरिया और वॉमिटिंग दोनों ही देखने को मिल सकती हैं। और ये सिम्टम्स इस तरह के फूड को इंजेस्ट करने के 30 मिनट से लेकर 6 घंटे के बीच में देखे जा सकते हैं, इसलिए हमने ऑप्शन 2 को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैटरनल मॉर्टिलिटी इज मैक्सिमम इन, इनमें से किस पार्टम पीरियड में मैटरनल मॉर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है? एंटीपार्टम, पेरीपार्टम, पोस्टपार्टम या फिर इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पोस्टपार्टम। एंटीपार्टम शब्द का मतलब होता है बिफोर चाइल्ड बर्थ, पेरीपार्टम शब्द का मतलब होता है शॉर्ट बिफोर, ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। पोस्टपार्टम का मतलब होता है जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। पोस्टपार्टम पीरियड का मतलब है बच्चे के जन्म के बाद का समय और पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर ही सबसे ज़्यादा मैटरनल मॉर्टिलिटी देखने को मिलती है यानी मदर्स की डेथ हो जाती है इस पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा। Thank you so much everyone for watching this complete video. If you think this video is helpful then please click upon the like button, share this video with your friends and subscribe for more updates.